नमस्कार। भौतिक भूगोल की इस कक्षा में बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आज के इस वीडियो में हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक विनम्र अपील करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, भारतवर्ष, राजस्थान और हमारे चूरू जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अपील के अनुसार हम सभी को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। न सिर्फ पब्लिक प्लेस पर, वरन जहाँ भी संभव हो सके हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचाव ही कोरोना का उपचार है। तो हमें कोविड-19 की दिशा निर्देशानुसार उसकी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करके हमें ये कार्य करना चाहिए। आज हम बात करेंगे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर परिवार की उत्पत्ति, उसके बाद उसके आंतरिक भाग की संरचना और रासायनिक संरचना, इनका अध्ययन हमने पिछले वीडियोस में किया। जिस प्रकार वो समस्याएं बहुत पेचीदा थी, मनुष्य जिज्ञासु रहा, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ये सवाल भी आता था, जो ये महाद्वीप और महासागर है, जो ये महाद्वीप और महासागर है, ये किस प्रकार हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। इस संदर्भ में निरंतर कई विचार चल रहे थे। विचार ये भी चल रहे थे, क्या महाद्वीप और महासागरीय बेसिन प्रारंभ से ही जो इनका वर्तमान स्वरूप है वैसे ही थे, वो प्रारंभ से ही स्थिर अवस्था में थे, या उनमें भी विस्थापन हुआ है। इस बिंदु को लेकर अलग अलग विद्वानों, डाना, गैगरी, जेफरी, डेली, वैगनर, स्नाइडर, होम्स, अनेक विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए। प्रारंभिक तौर में जो सिद्धांत आए थे, जिसमें डाना, ग्रेगरी, जेफरी थे, उन्होंने क्या कहा कि महाद्वीप और महासागरीय बेसिन प्रारंभ से ही स्थिर अवस्था में थे, अर्थात जो वर्तमान में उनका स्वरूप है वह आदिकाल से वैसे ही स्वरूप में थे, स्थिर अवस्था में थे। इस संदर्भ में उन्होंने सेडिमेंट्स, अवसाद, साउंडिंग मेथड्स, ध्वनि के तरीके, सियाल और सीमा का अलग अलग बिहेवियर और लैंड ब्रिज संबंधी, स्थलबद्ध पुल संबंधी जो विभिन्न आदिकालीन सिद्धांत थे, उनके हवाले के आधार पर डाना, ग्रेगरी, जेफरी, इन विद्वानों का मानना था कि निश्चित रूप से जितना भी स्थलीय खंड भाग था, स्थल भाग था, स्थलबद्ध था, स्थिर था और आदिकाल से ही उसी अवस्था में था। लेकिन वैगनर, टेलर, होम्स, डेली, हैरीहेस, इन नौजवान भूगोलवेत्ताओं का इससे उलट मानना था। इन भूगोलवेत्ताओं ने ऐसे अनेक प्रमाण देखे और उन अनेक प्रमाणों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि नहीं, महाद्वीपीय खंड या महासागरीय खंड स्थिर अवस्था में नहीं रहे, वरन उनमें निश्चित रूप से विस्थापन की प्रक्रिया हुई है। कुछ मोटे मोटे पक्ष के संबंधी प्रमाण, जैसे जिग्सा फिटिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, यदि हम विभिन्न महाद्वीपों को मिलाएं तो मिल जाते हैं। विशेष वनस्पति, एक ग्लासोप्टेरिस नामक वनस्पति थी, उसका हर महाद्वीप पर पाया जाना। विभिन्न भूगर्भिक संरचनाएं, जैसे कैलिडोनियन, आर्सेनियन पर्वतक्रम,
बहुत सारी भौगोलिक समानताएं, यदि हम आंध्र महासागर के दोनों तटों की भौगोलिक समरूपता देखें तो उसमें बहुत समरूपता है। ऐसे कुछ प्रमुख प्रमाण थे जिसके आधार पर विद्वानों ने माना कि निश्चित रूप से स्थलखंड में विस्थापन की प्रक्रिया हुई है। धीरे धीरे इस विषय में और अध्ययन आरंभ हुआ। सबसे पहले एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, जो कि 1912 में आया था। बाद में 1915 में उसमें और सुधार किए गए और अल्टीमेट 1920 में सिद्धांत आया। इस सिद्धांत की सहायता से वेगनर ने उन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जिनकी सहायता से हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, पर्वतों की उत्पत्ति और समुद्र की भी चाप की उत्पत्ति को समझा सकते हैं। अपने सिद्धांत की सहायता से वेगनर ने यह बताने का प्रयास किया कि हम इस सिद्धांत अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की सहायता से न सिर्फ पर्वत, द्वीपीय चाप, वरन महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को भी समझा सकते हैं। लेकिन शुरू से ये मन में सवाल आया कि ये आइडिया क्या वेगनर ने दिया विस्थापन का? नहीं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल आता है कि विस्थापन संबंधी आइडिया वेगनर का था किसी और का था। अगर उसमें ऑप्शन स्नाइडर है तो आप स्नाइडर पर टिक कीजिएगा। वस्तुतः स्नाइडर वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी और महाद्वीपीय खंडों के विस्थापन की परिकल्पना की थी। लेकिन उनकी ये थ्योरी ना तो ज़्यादा प्रकाशित हो पाई और ना उस दिशा में फर्दर कुछ आगे कुछ काम हुआ। वेगनर ने बाद में 1912-15 और अल्टीमेट 1920 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोलते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर मूलतः जर्मनी के रहने वाले थे और यात्राओं के शौकीन थे। वेगनर ने लगभग सभी प्रमुख महाद्वीपों जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका आदि महाद्वीपों की यात्राएं की। उन यात्राओं में वेगनर को कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिन्होंने उनका ध्यान आकृष्ट किया। जैसे अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान उन्हें कुछ ऐसे जीवाश्म मिले, या अफ्रीका की यात्रा के दौरान उन्हें कुछ ऐसे जीवाश्म मिले जिनकी उत्पत्ति जलीय थी। इसी प्रकार उन्हें अंटार्कटिका की यात्रा के दौरान लकड़ी के कोयले से बने कुछ टुकड़े मिले। तो उन्होंने पूरा वानस्पतिक, पूरा जलवायु शास्त्र और पुनः जीवाश्मी शास्त्र का अध्ययन किया और कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचे। उन्होंने उन प्रमाणों के आधार पर दो कल्पनाएं की। नंबर एक कल्पना जो प्रचलन में थी कि महाद्वीपीय खंड स्थिर रहे और विभिन्न जलवायु खंड स्थानांतरित हुए। दूसरी परिकल्पना जलवायु खंड स्थिर रहे, महाद्वीपीय खंडों में विस्थापन हुआ। उन्होंने दूसरी परिकल्पना को माना। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लेवल पर जलवायु खंड स्थानांतरित नहीं हो सकते, वरन महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हुआ। वेगनर ने अपने मत में माना कि पहले वर्तमान का जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्वरूप है वस्तुतः ऐसा नहीं था। पहले सभी स्थलखंड एक संयुक्त पिंड के रूप में थे जिसे वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। ध्यान दीजिए, सबसे जो संयुक्त स्थलखंड था वो था पैंजिया। वेगनर ने आगे कहा यह पैंजिया चारों तरफ एक विशाल जल राशि, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, पैंथालासा। अब सभी प्रतियोगी जो भी परीक्षाओं में जाते हैं पैंजिया और पैंथालासा के संदर्भ में कई बार सवाल आते हैं। उन्होंने बताया कि यह पैंजिया चारों तरफ एक विशाल जलराशि पैंथालासा से घिरा हुआ है। वेगनर ने आगे पैंजिया को दो प्रमुख भागों, उत्तरी भाग को लारेंशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से पहचाना।
वैगनर ने यह भी माना कि भूपटल मूलतः सियाल परत से निर्मित है, जिसके नीचे क्रमशः सीमा और निफे परतें हैं। साथ ही उन्होंने यह भी माना महाद्वीपीय खंड के नीचे सीमा परत की मात्रा कम होती है या उसकी मोटाई कम होती है। कालांतर में वैगनर ने 3 बलों के कारण इस पैंजिया में विभाजन हुआ और महाद्वीपों और महासागरों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। वैगनर ने कहा 3 बल, गुरुत्वीय बल, प्लवनशीलता का बल और ज्वारीय बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स और प्लवनशीलता का बल, इन 3 बलों के कारण कार्बोनिफेरस युग के अंत तक पैंजिया में विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इनमें से जहां गुरुत्वीय बल एवं प्लवनशीलता के बल के कारण पैंजिया का विभाजित भाग उत्तर अर्थात विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ चला, जबकि ज्वारीय बल की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? सूर्य और चंद्रमा। ज्वारीय बल के कारण यह पश्चिम दिशा की तरफ मूव हुआ। कार्बोनिफेरस युग के अंत में इस विशाल पैंजिया में विभाजन और प्रवाह की प्रक्रिया आरंभ हुई। वैगनर के अनुसार इन विभिन्न बलों के कारण महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। वैगनर ने अपने मत के पक्ष में निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए। वैगनर के मत के पक्ष के प्रमाण थे चुंबकत्व प्रमाण, जिग्सा फिटिंग, क्लास ऑफ टेरिस वनस्पति, भूवैज्ञानिक प्रमाण, भौगोलिक समरूपता, जीवाश्मीय प्रमाण, हिमयुग के अवशेष, लेमिंग जी का व्यवहार। ये कुछ प्रमुख प्रमाण थे, इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें हम चुंबकत्व का प्रमाण। हैरी हेस ने ये प्रमाणित किया आंध्र महासागर निरंतर फैल रहा है। इसके दोनों किनारों का जब हम चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं तो समरूपता पाई जाती है। तो यह प्रमाणित होता है कभी सारे स्थलीय भाग आपस में जुड़े हुए थे। नंबर 2, जिग्सा फिटिंग। यदि विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जोड़ें तो आपस में जुड़ जाते हैं और उनकी आकृति पैंजिया के समान एक विशाल पिंड के रूप में हो जाती है। यह भी प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से सारे स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। नंबर 3, ग्लास ऑफ टेरिस वनस्पति। एक वनस्पति है, इसका लगभग प्रत्येक महाद्वीप पर पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से कभी सारे स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे, तभी इतने बड़े पैमाने पर वनस्पति का अंकुरण हर महाद्वीप पर हो पाया है। नंबर 3, भूवैज्ञानिक प्रमाण। यदि हम विभिन्न भूवैज्ञानिक या जीवाश्मीय प्रमाणों को देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि निश्चित रूप से सारे भूभाग आपस में जुड़े हुए थे। भौगोलिक समरूपता की बात करें, यदि हम आंध्र महासागर के दोनों तटों को देखें तो आंध्र महासागर के पूर्व की तरफ यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यदि हम इन दोनों तटों की बनावट को देखें तो उसमें भूगर्भिक, भौगोलिक और जीवाश्मीय समरूपता पाई जाती है, जो यह प्रमाणित करती है कि निश्चित रूप से सभी भूभाग आपस में जुड़े रहे होंगे। स्कैंडिनेविया के पास एक प्राचीन कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला है जिसके अवशेष नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन के पास पाए जाते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका में हार्सेनियन पर्वत श्रृंखला है जिसके अवशेष ब्राजील में पाए जाते हैं। यह भी प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से ये दोनों तट आपस में जुड़े रहे होंगे, तभी उस विशाल पर्वत श्रृंखला के अवशेष हैं, क्योंकि उसके अवशिष्ट भाग आंध्र महासागर में भी पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे,
फिनलैंड और स्वीडन, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्हें बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहाँ पर एक जीव पाया जाता है लैमिंग। जब भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, तदंतर वह पश्चिम दिशा की तरफ मूवमेंट करना आरंभ कर देता है। अंत में समुद्र आ जाता है, लेकिन वो निरंतर मूवमेंट करते रहते हैं। यह भी जंतुओं का यह व्यवहार भी प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से कभी सारे भूभाग आपस में जुड़े रहे होंगे। मैंने पहले बताया था कैलेडोनियन और आर्सेनियन पर्वतक्रमों की दोनों तटों पर मौजूदगी और उसके अवशेष आंध्र महासागर के अंदर यह प्रमाणित करते हैं कि कभी भूभाग आपस में जुड़े रहे होंगे। इन विभिन्न डायग्राम की सहायता से मैंने हर एक प्रमाण को समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार यदि हम हिमयुग की बात करें, हिमयुग के अवशेष प्रत्येक महाद्वीप पर पाए जाना, हिमयुग के जो अवशेष हैं वो गर्म महाद्वीप अफ्रीका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और भारत प्रायद्वीप में भी है, एशिया में भी है। यह प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से सारे भूभाग आपस में जुड़े थे। ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष पश्चिम दिशा की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ऐसे प्रमाण हमें 1920 तक मिले। यह भी प्रमाणित करता है कि कभी सारे भूभाग आपस में जुड़े थे, कालांतर में उनमें मूवमेंट हुआ। तो इन प्रमाणों से वैगनर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि निश्चित रूप से पैंजिया जो अवधारणा है, यह अवधारणा नहीं, यह शाश्वत थी। बाद में 3 बलों, ज्वारीय बल, गुरुत्वीय बल और प्लवनशीलता के बल के कारण यह विभाजन आरंभ हुआ। यदि इन विभिन्न महाद्वीपों और महासागर के आकार को देखें तो हम उनको देखें तो आपस में जुड़ जाते हैं। ये ऐसे अनेक प्रमाण थे जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि हाँ, निश्चित रूप से पैंजिया का अस्तित्व था। बाद में कार्बोनिफेरस युग में पुनः विभाजन आरंभ हुआ। फर्दर क्रिटेशियस युग के प्रारंभ में इसमें पुनः विभाजन आरंभ हुआ। प्रारंभ में इस मत को इसकी सरलता और सहजता के कारण बहुत अधिक महत्व मिला। धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तरोत्तर वैज्ञानिक तरक्की हुई, हमारा ज्ञान बढ़ा, विभिन्न विद्वानों ने इसमें ऐसे बिंदुवार ऐसी आलोचनाएं खोजी जिनके आधार पर इस सिद्धांत को धीरे धीरे आलोचित और अंततः खारिज कर दिया गया। आलोचनाएं, नंबर 1, जिस जिग्सा फिटिंग के बारे में कल्पना की जा रही थी, सभी महाद्वीप मिल जाते हैं, लेकिन गिनी तट के सारे करीब 400 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो संपूर्ण साक्ष्य नहीं रखता, जिस संदर्भ में यह माना जाता है कि निरंतर अपर्दन और अपक्षय के कारण ऐसा हो रहा है। सवाल नंबर 2, कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किन बलों के कारण स्थिर रहा? इसका जवाब वैगनर महोदय नहीं दे पाए। नंबर 3, जिन बलों की कल्पना वैगनर ने की थी मूवमेंट के लिए, वे बल इतने प्रभावी नहीं थे। हम उन बलों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उनसे विभाजन हुआ। वैगनर ने कहा कि उस समय बल ज़्यादा थे, तो यदि उन बलों की आकलन किया जाए तो यदि उतने बल उस समय मौजूद होते तो निश्चित रूप से पृथ्वी का प्रवाह ही रुक जाता। तो यह बल भी गलत साबित हुआ। सारांश में हम कहें तो वैगनर ने जो सिद्धांत या जो पुष्टि की थी, उससे सिद्धांत की पुष्टि तो नहीं हो पाती, लेकिन वैगनर ने जिस प्रवाह विस्थापन की कल्पना की वह आज भी प्रासंगिक है और उसका महत्व आज भी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी नियमित रूप से विशेषकर सार्वजनिक जगह मास्क का इस्तेमाल स्वयं भी करें और औरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।